हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 79 से आर्टिकल 88 तक को देखेंगे और पढ़ेंगे, जिसमें कि भारत के संविधान से जुड़े संसद के बारे में इसमें बताया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था, जो कि आर्टिकल 74 से 77 तक था, और आज हम लोग आर्टिकल 79 से 88 तक पढ़ेंगे, जिसमें कि संसद के बारे में बताया गया है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद का गठन, अर्थात संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा, जिसके क्या नाम होंगे। पहला नाम है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। संघ के लिए एक संसद होगा जो कि राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा, जो कि होंगे क्या, राज्यसभा और लोकसभा। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 80। तो राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। तो राज्यसभा जो है राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधनों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से मिलकर बनेगी। राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निर्मित अंतर्वष्टि उपबंधनों के अनुसार होता है। राष्ट्रपति द्वारा खंड और उपखंड क के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों में संबंध में जो है ज्ञान हो या फिर व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो वैसे ही लोगों को नियुक्त करेंगे जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जो है उस चीज़ में वो लोग उत्तीर्ण हैं। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 81। तो आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 80 में हम लोगों ने राज्यसभा की संरचना के बारे में पढ़ा, और आर्टिकल 81 क्या कहते हैं कि लोकसभा की संरचना। तो आर्टिकल 331 के उपबंधन के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। खंड 1 के उपखंड क के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथाकथ एक ही हो, और प्रत्येक राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथाकथ एक ही हो। परंतु इस खंड के उपखंड क के उपबंधन किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। इस आर्टिकल में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्णवर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिनके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। परंतु इस खंड में अंतिम पूर्णवर्ती जनगणना के प्रति जिनके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देशन का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह खंड 2 के उपखंड क और उस खंड के परनुक्त के प्रयोजनों के लिए सन 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है, और खंड 2 के उपखंड ख के प्रयोजन के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देशन है।
तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 82। तो आर्टिकल 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अर्थात प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसी प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता, परंतु यह और कि ऐसी पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है, परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित जो है वो नहीं हो जाते, तब तक इस आर्टिकल के अधीन राज्यों को लोकसभा में सन 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन स्थानों के आवंटन का और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन किए जाए, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 83, अर्थात संसद के सदनों की अवधि, अर्थात संसद की सदनों की जो अवधि है वो कितनी होती है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस नियमित किए गए उपबंधनों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियमित तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की युक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। परंतु युक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त में से है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 84। तो आर्टिकल 84 में कहा गया है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, अर्थात कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और निर्वाचित आयोग द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है, और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस नियमित विहित की जाएगी। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 पे कहा गया है कि संसद के शस्त्रावसान और विघटन, अर्थात राष्ट्रपति समय समय पे संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पे जो वह ठीक समझे और अधिवेशन के लिए आहत करेंगे, किंतु उनके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। अर्थात राष्ट्रपति समय समय पर जो है सदनों का या किसी सदन का शस्त्रावसान कर सकेंगे, और दूसरा कि लोकसभा का विघटन कर सकेंगे। कौन? वो राष्ट्रपति जो है वो कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 86। तो आर्टिकल 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार, अर्थात जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे, और इस प्रयोजन के लिए सदस्यत्व की उपेक्षा जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं, और राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकते हैं, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर
सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 87। तो आर्टिकल 87 में कहा गया कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब यहाँ हम लोगों ने आर्टिकल 86 में पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं। अब उनके जो विशेष अभिभाषण है हम लोग उनको एक बार देख लेते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण अर्थात तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत जो संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और सदन को उसके आह्वान के कारण बताएंगे। और दूसरा कि प्रत्येक संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण को निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध जो है वो किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 88 और ये आज हम लोग का लास्ट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 88 में लिखा गया है कि संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था। तो क्या है यहाँ पे कि संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अर्थात अटॉर्नी जनरल और जो मंत्री है उनके अधिकार। तो प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह और भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस आर्टिकल के आधार पे वह मत देने का हकदार नहीं होगा। अर्थात आर्टिकल 88 ये कहता है कि जो मंत्री है और जो महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल है वो संसद में और जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें वो सम्मिलित हो सकते हैं और अपना मत भी दे सकते हैं, किंतु वह इस आर्टिकल के आधार पे जो है वोट नहीं दे सकते। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।